वीवीपीएटी के बिना चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट संभव नहीं है। अभी 2004 में नहीं लगाया, 2009 में नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? घोटाला हुआ। 2014 में लगाया, कितना लगाया? केवल 0.33% लगाया, इसका मतलब घोटाला हुआ। घोटाले को छुपाने के लिए, घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने लगभग 9 लाख मशीन को स्क्रैप घोषित किया, कबाड़ घोषित किया। 1 महीने के पीरियड में आपको यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं या सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग हैं, इनको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं ने क्या जिम्मेदारी लगाई है? उनकी जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लगाई है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की लगाई है, संविधान निर्माताओं ने लगाई है। मगर हमें दिखाई क्या देता है? चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लोग इस घोटाले में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक चुनाव के रिजल्ट के, चुनाव के 2014 के नतीजे के बाद 1 ही महीने में सारे के सारे ईवीएम को, 9,03,000 ईवीएम को कबाड़ घोषित किया। 2019 में क्या हुआ? 2019 के इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट कितना डिक्लेयर किया? केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। 7 फेज में चुनाव हुआ, मगर रिजल्ट डिक्लेयर कितना किया? केवल 4 फेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया। कितना किया? 373 सीट का, उसमें भी 220 सीट्स, 220 सीट्स पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट, 220 सीट पर 153 सीट्स पर कम वोट। ये सारा घोटाला दबाने के लिए केवल 7 फेज का जो 7 फेज का रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। और ये घोटाला दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में, केवल 4 महीने में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्डर इशू करके जो वीवीपीएटी स्लिप्स है, रिसिप्ट्स है, वो सारे के सारे रिसिप्ट्स डिस्ट्रॉय किए। तो आपको अंदाजा आ सकता है कि इसमें चुनाव आयोग किस तरह से धोखाधड़ी में शामिल है। ये जो संगठित शक्ति से, संगठित शक्ति के बिना हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा, हमें गांव-गांव तक लोगों को जगाना होगा, इस मिशन के साथ जोड़ना होगा, रिसोर्स का निर्माण करना होगा, टाइम एंड टैलेंट के लिए लोगों को खड़ा करना होगा। ये सारा प्रचार और प्रसार में लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को समझाना होगा, गांव-गांव में जाके, देहात में जाके इसका प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी करना होगा और इसके विरोध में लाखों करोड़ों लोगों को रास्ते में लाना होगा। तब हम ये इसका मुकाबला कर सकते हैं। और लोकशाही, जिसको बाबा साहब बोल रहे थे, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। तो हम लोकतंत्र चाहते हैं, ब्राह्मण तंत्र नहीं चाहते। जागृति का आंदोलन है, ये अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आंदोलन है और इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का आंदोलन है। इस लड़ाई में आप लोगों को साथ सहयोग देना होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती।
भेड़ियों की ताकत से ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, 1925 में इनकी बुनियाद पड़ी, आज 2022 चल रहा है, आज तक किसी संगठन ने इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। लेकिन मान्यवर बावन मेश्राम साहब वो शख्सियत है, 6 अक्टूबर 2022 को 3.5 लाख लोगों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया और चुनौती किया कि हम किसी भी हाल में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे। महान संत कबीर जब आंदोलन चला रहे थे तो इस देश की व्यवस्था, इस देश के इतिहास और इस देश के मूल संस्कृति और सभ्यता की जानकारी थी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। हम यहाँ सभी बैठे हुए लोग एक माँ बाप की औलाद है, एक डीएनए के लोग हैं। हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। शासक जातियों के द्वारा लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश के पीछे जो उन्हें शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करने की वजह से ताकत मिल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा था लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। लोकतंत्र भारत को 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र बहाल हुआ। बहाल होने के बाद हमें देखने को क्या मिला, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके फेवर में संविधान तो बना, मगर जो सेंचुरी से, जो हजारों सालों से जो शासक वर्ग था, ब्राह्मण जो शासक वर्ग था, वही शासक वर्ग ट्रांसफर ऑफ पावर से, सत्ता हस्तांतर से 1947 से उन्होंने इस देश पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हुआ। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे कि लोकतंत्र और जो ब्राह्मण तंत्र है ये एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन हमें देखने को क्या मिला, 1952 के बाद हमें ये देखने को मिला कि मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ब्राह्मणों ने इस देश को कब्जा किया, कंट्रोल किया, शासन सत्ता पर कब्जा किया, कंट्रोल किया। और ये कब्जा 1989 तक बरकरार रहा। और जब बहुजन समाज के अंदर सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन निर्माण हुआ और उसका असर हमें दिखाई देने लगा, जब हमें असर दिखाई देने लगा, सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागृति का असर हमें दिखाई देने लगा, तो उसका असर क्या दिखाई दिया, हमें उसका असर यह दिखाई देने लगा कि बहुजन समाज मूल निवासी बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया इंडिया में शुरू हुई। जो आंदोलन उभर रहा था भारत में, और उस आंदोलन का नतीजा ये हो रहा था कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उससे क्या हुआ, उसका असर एक राजनीतिक लेवल पर हमें दिखाई देता है, और दूसरा असर हमें राष्ट्रीय लेवल का, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने में इसका असर हमें दिखाई देता है। जो अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण इस देश का शासक है, ब्राह्मण बाय डीएनए यूरेशियन है, ब्राह्मण बाहर से आया हुआ बहुत पुराना शासक है और अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण 2000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था, आज भी अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर, बहुजन लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर आज भी ब्राह्मणों का रूल, आज भी ब्राह्मणों का राज इस देश पर कायम है। और वो राज कायम है, इसका अगर कारण कुछ है तो वो कारण आज के तारीख में क्या है, वो लोग मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ये कब्जा बरकरार रखा। हमें देखने को ये मिला 1989 से 2004 के बीच हमें देखने को मिला, सामाजिक आंदोलन का असर हमें देखने को ये मिला कि इंडिया में पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर हमें अस्थिरता नजर आती है। 2004
2004 तक इंडिया में अस्थिरता निर्माण हुई, इसका एक अगर कारण कोई है तो सामाजिक जो आंदोलन और राजकीय चेतना और उसका असर क्या हुआ था, राष्ट्रीय लेवल पर हमारे समाज में एक राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया हो चुकी थी। तो जो शासक है, ब्राह्मण जो शासक है, उन्होंने क्या सोचा, शासक लोगों को ये लगा कि अगर ये लोग आने वाले समय में ये लोग अगर अपोजिशन में रहेंगे, अगर ये लोग रूलिंग में आएंगे या रूलिंग में आएंगे अपोजिशन में आएंगे तो 3-3.5% लोगों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ईवीएम लाया।